नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर था यूपी पुलिस का सन 2018 का, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि किस टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अगर हम आप लोगों की पेपर दिखा दें तो देखिए ये है आपका पेपर। ठीक, इसको अब हम लोग पूरा 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दें, हम वीडियो थोड़ा ज़्यादा नहीं इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम है इधर, कई जैसे आर ओ का एग्ज़ाम है, फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से हम वीडियो उतना नहीं डाल पाते हैं। आप लोगों को बता दें कि हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का ऐसे ही मतलब व्यू आता गया, हम देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर भी मतलब पहले काफ़ी बड़े हैं, तो अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिला तो मैं वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, जैसे अगर हम शुरुआत करें कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था कि इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन द करें कि गेदर समाज के लेखक कौन थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके लेखक थे आपके कौन, के शंकरन नायर। ठीक है, ये जो आंसर की आई थी ना ऑफिशियल आंसर की, उसके हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की थी उस हिसाब से है। इस वजह से आंसर की आपका मतलब गलत होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि किस संशोधन ने करें कि संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए करें कि एक साथ शक्ति प्रदान की। तो इसमें देखिए आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है 122वां सही होगा। क्यों 122वां होगा, क्योंकि 122वां ना संशोधन विधेयक है आपका। ठीक है, 122वां जो है संशोधन विधेयक है, और 101 जो था ना ये अधिनियम है, यानी 101वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। लेकिन जो विधेयक लाया गया था ना, इसके बारे में बता दें कि सन 2014 में इसको 122वां संशोधन विधेयक के रूप में इसको लाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब पारित हुआ तो इसको 1 जुलाई सन 2017 को, ठीक है, इसको लागू किया गया जीएसटी। देखिए ये जो है ना सन 2016 में ही पारित हो गया था, तो इसको लागू जो किया गया आपका जीएसटी कब लागू की गई थी, 1 जुलाई सन 2017 को लागू की गई थी। तो ये जो कानून लाया गया था वो विधेयक के रूप में, वो आपका 122वां था, और जो संशोधन हुआ ना ये आपका 101वां संशोधन है, अधिनियम। यानी कि विधेयक अलग होता है, जब विधेयक कानून के रूप में पारित हो जाता है, मतलब बन जाता है राज्यसभा लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाती है, तब जाकर के वो आपका अधिनियम बनता है। ठीक है, तो विधेयक और अधिनियम में मतलब अंतर होता है। बिल एक होता है बिल विधेयक, ठीक है, और वो होता है आपका अधिनियम, तो दोनों में अंतर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम करें कि एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, करें कि जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है करें उसे छुपाता है, करें कि इसे संभवतः कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रोजन हार्स। ठीक है, ट्रोजन हार्स। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, करें कि जकार्ता एशियाई खेल सन 2018 में शूटिंग स्वर्ण पदक जीतने वाले करें कि 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के करें कि कहाँ संबंधित हैं, मेरठ से। ठीक है, जो सौरभ चौधरी थे ना वो मेरठ से संबंधित हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो यमुना नदी सहायक नदी कौन कौन सी है आपकी, चंबल है, केन है, बेतवा है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं सब, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन ये सब। और जो कल्याणी नदी है ना आपकी, कल्याणी, ये कल्याणी आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये हरदोई जिला से निकलती है, और ये जाकर के बाराबंकी होते हुए जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी है कल्याणी, और ये सब आपकी ये सब यमुना सहायक नदी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, करें कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, करें कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो ये जो है ना आपका जौनपुर में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, करें कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है आपका, महोबा। कौन सा, महोबा बुंदेलखंड का हिस्सा है। अब इसमें जैसे आप लोग मैप से एक बार देख लीजिए, तो बुंदेलखंड में कौन कौन सा आता है, यूपी के कुल मिलाकर के 7 जिला जो है ना,
वो बुंदेलखंड में आते हैं। और कुछ मध्य प्रदेश के भी जिला, कुल मिलाकर के बुंदेलखंड बनता है, ठीक है। कुछ मध्य प्रदेश का एरिया और यूपी के 7 जिले मिलाकर के बुंदेलखंड, जैसे ललितपुर हो गया आपका, झांसी हो गया ये, ठीक है। और ये जालौन है, जालौन जिला है, उरई वहाँ का मुख्यालय है, तो जालौन हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन, महोबा हो गया, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। तो कुल मिलाकर के 7 ये जो है ना, ये आपके बुंदेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, करें कि अशोक स्तंभ में उत्तीर्ण किए हुए करें कि शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा करें कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कि संग्रहालय में संरक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, करें कि चंदेल शासक के दौरान करें उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति, देखिए इसको जीजक भुक्ति भी लिखा जाता है, जीजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो जीजक भुक्ति था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। देखिए इसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जो चंदेल थे ना, वो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक लगभग 500 साल तक, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र पर वो शासन किए थे। तो कह रहे हैं कि उन दिनों जो है ना, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था उसको जीजक भुक्ति, यहाँ पे जीजक भक्ति जो लिख रहा है ना, वो जीजक भुक्ति के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, करें कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित करें कि पहली पत्रिका करें 1845 में प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो पहली बात तो एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि ये 1874 है, 1845 में नहीं प्रकाशित हुई थी, 1874 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बाल बोधिनी, ठीक है, बाल बोधिनी। देखिए 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और ये कहाँ से, ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, बनारस से प्रकाशित होती थी। कहाँ से, बनारस से इसको प्रकाशित किया जाता था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, करें कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान करें कि उत्तर प्रदेश के से संबंधित है, मतलब किस जिला से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इटावा से, ठीक है, ये इटावा से संबंधित हैं। कौन, बहुत ही चर्चित हैं, मतलब क्या नाम है इनका आपका, नवाब इनायत खान, ये इटावा संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, करें कि तीसरी बौद्ध परिषद करें कि किस शहर में आयोजित की गई थी। इसका बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र जो आज के समय पटना है ना, इसी को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो अगर इसको हम कहें कि पहली वाली बौद्ध संगीति कब हुई थी, जो पहली बौद्ध संगीति थी ना, वो कहाँ पे हुई थी, पहली वाली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और शासक कौन था, कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु था। जो दूसरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी वैशाली में। और शासक कौन था दूसरी वाली में, आपका कालाफोक था। फिर जब तीसरी वाली हुई तो तीसरी वाली कहाँ हुई, जल्दी बताइए, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। देखिए जो तीसरी वाली बौद्ध संगीति थी ना, वो कहाँ पे हुई थी, आपकी पाटलिपुत्र। ये जो दे रहा है ना तीसरी, तो ये पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी और शासक कौन था, अशोक था, ठीक है। और जो चौथी वाली हुई थी वो आपकी कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क था, ठीक है। तो इसको हम तो ट्रिक भी बना करके उसे याद कर लिए हैं कि राजगृह, वैशाली और जो है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, मतलब तो अब क्या बताएं, लेकिन हम ट्रिक बना करके इसको याद कर लिए हैं। ये है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो देखिए ये जो अधिनियम था ना, वो 1934 का अधिनियम था। और फिर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, ठीक है। पहले आरबीआई का जो मुख्यालय था ना, वो कोलकाता में था, क्योंकि सबसे पहले स्थापना वहीं पे हुई थी, कोलकाता में। फिर इसको 1937 में जाकर के मुंबई में इसको स्थानांतरित किया गया था अस्थायी रूप से, ठीक है। तो अब इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, लेकिन शुरुआत में कहाँ था, कोलकाता में। और स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 था आपका, वो था कि चेमांचेरी करें कि कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में मतलब नर्तक हैं। तो उल्लेखनीय
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कथकली। कथकली ये बहुत ही चर्चित थे, ये केरल के थे और इनको जो है ना पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। 105 साल की उम्र में इनकी जाकर डेथ हुई है। तो ये बहुत ही चर्चित थे, अभी जल्दी ही हुई है डेथ। तो उसे मतलब नहीं आपसे, बस इतना जानिए कि संबंधित किससे हैं, आपके कथकली से संबंधित हैं। चेमांचेरी कुन्नीकरण, ये क्वेश्चन था आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। करें कि खाद्य और कृषि संगठन करें कि कोऑपरेटिव फंक्शनिंग, ये आपका मतलब था ना रैंकिंग पूछ रहा है कि प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग तो कौन सी है? दूसरी हमारे सबसे, अभी भी शायद दूसरी है, ये 2016 की हिसाब पूछ रहे थे। तो प्याज में आपका कौन सी रैंकिंग होगी? दूसरी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। करें कि वित्तीय वर्ष सन 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो क्या था आपका, ये करंट का क्वेश्चन हो गया उस समय का, सन 2017-18 का। तो ये 9.8 था। ये आपका उस समय का क्वेश्चन है, करंट का इससे मतलब नहीं आपसे पूछ जाता। मतलब ये जानिए कि करंट का भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? भाग 2, ठीक है। भाग 2 आपका नागरिकता हो गया। और ये है आपका भाग 6। तो भाग 6 किससे संबंधित है? देखिए जो भाग 6 है आपका ना, ये राज्य से संबंधित है। और ये 152 से 237 तक आपका दिया गया है, राज्य से संबंधित आपका भाग 6 है। ये आपका दिख रहा है भाग 8। भाग 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किसी संघ राज्य क्षेत्र। और ये आपका दिख रहा है भाग 12, ठीक है। भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति और संविदा से संबंधित है, ठीक है, वाद से। अब कैसे याद होगा अगर कोई भूल जाए आप, जैसे इसमें आ रहा है ना कि एक ही है तो राज्य, एक ही शब्द हो रहा है ना, ये वाला फर्स्ट। और इसमें देखिए 5 के बाद 3 लग रहा है ना, 3 ठो। तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि संघ राज्य क्षेत्र, 3 हो रहा है ना, संघ फिर राज्य फिर क्षेत्र। तो 8 वाला में संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें केवल राज्य है। और इसको आप नागरिकता जानते ही होंगे, सिंपल है, ठीक है। और ये आपका हो गया 12। देखिए 12 लोग कहते हैं ना कि जब किसी के पास वित्त, वित्त मतलब क्या, पैसा, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो लोग क्या 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 कहते हैं कि क्यों तो आपके चेहरे पर 12 बजा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो 12 का मतलब क्या, 12 से आप वित्त जोड़ लीजिए, ऐसे करके कनेक्ट कर लीजिए। तो वित्त, संपत्ति, संविदा आपका हो जाएगा 12 में, ठीक है। अगर कभी भूलिए तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि भूले ना। देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत करें कि वर्ष में आयु किसी बच्चे कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का 14 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके देखिए जो आपका 24 है ना, अनुच्छेद 24, इसमें तो ये कहा गया है, जो 23 है, कभी आपसे पूछ दें 23 में क्या है, तो 23 में आपका क्या है, बलात्कार संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में ना, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग पर निषेध है। करने का मतलब कि किसी मानव की को आप किसी को आप बेच नहीं सकते हो, उसकी तस्करी नहीं कर सकते, ठीक है। और उनसे आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, अगर जैसे जरूरी, करने का मतलब कि जरूरत पड़ने पर आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए तो बाध्य किया जा सकता है, लेकिन वैसे किसी को आप किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 23, ठीक है। और 24 में आपका ये है आपका 14 साल। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अच्छा, तो अनुच्छेद 55 में अगर ये है तो 67 में क्या है? जो 67 में है ना, वो है कि उपराष्ट्रपति को प्रभावी बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित है आपका 67 में, ठीक है। और जो अनुच्छेद 51 है ना, अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और जो 74 है ना, अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए ना, मतलब राष्ट्रपति अच्छे से कार्य कर सकें, इसके लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, मतलब मुखिया होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। तो यानी कि राष्ट्रपति के कार्य के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। और एक चीज़ और भी आप लोग जानिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है,
प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ये क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनंत, ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के थे। अगर हम कहें कि लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, तो वो थी आपकी मीरा कुमारी, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि लोकसभा के उपसभापति, तो ये आपके अनंत अयंगर हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। करें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 66 किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 66 आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। और अगर हम कहें आपसे कि उपराष्ट्रपति किस में है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जिक्र है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गया आपका। और राष्ट्रपति महाभियोग लगता है आपका अनुच्छेद 61, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग। और राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस में होती है? अनुच्छेद 72 में, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। करें कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दमिश्क। सीरिया बहुत ज़्यादा चर्चा में था ना ISIS को लेकर के, इराक एंड सीरिया। तो सीरिया की राजधानी कहाँ पे है? दमिश्क में, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। करें कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? देखिए, म्यांमार की जो मुद्रा है ना वो क्यात है, अभी भी क्यात है। और ये उसमें क्वेश्चन था, लेकिन ये क्यात क्या है? म्यांमार की मुद्रा है। ये नायरा जो है ये नाइजीरिया की मुद्रा है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा। ये रियाल कहाँ की है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। ये जो है क्रोन जो है ना, ये हमारे हिसाब से डेनमार्क की मुद्रा है, क्रोन, ठीक है। डेनमार्क में चलता है क्रोन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। करें कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, नाइजीरिया जो है ना मुस्लिम आबादी वाला देश है ज़्यादातर। और अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है नाइजीरिया, ठीक है। और ये मोरक्को आप लोग जानते ही होंगे। मोरक्को आपका उसे बॉर्डर शेयर करता है, आपका क्या नाम है? मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? जल्दी बताइए आप लोग। जिब्राल्टर होगी ना, मोरक्को और स्पेन के बीच में। तो ये भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। और जो है ना, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर ही है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा गया था कि जिब्राल्टर जल संधि किस चीज़ को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जो है ना वो भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इसको आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। करें कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से करें कि कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल करें कि प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में? क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा। कॉमन सेंस आप लगाइए। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो और उत्तरी अमेरिका का तो ये सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है इसका। तो आबादी उस हिसाब बहुत ज़्यादा है नहीं। तो जब आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर क्षेत्रफल ज़्यादा तो हो ही जाएगा, ज़्यादातर जंगल होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? नर्मदा। क्यों? क्योंकि नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर में गिरती हैं जाकर के। ये क्या कहना है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो नर्मदा हो जाएगा ना। नर्मदा ताप्ती कहाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है? ये पश्चिम में बहने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 था आपका। करें कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखा जाए तो करंट का एक क्वेश्चन था, ठीक है। बाल विवाह हो जाएगा, बाल विवाह, ठीक है।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। करें कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम। तो ये भी करंट का एक क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और उसके बाद आपका कौन देश बना था, बांग्लादेश बना था अलग होकर के। ठीक है, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी। तो जो ये हस्ताक्षर हुआ था ना, ये शिमला में हुआ था। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आज के समय में, इसी इसी शिमला में हस्ताक्षर हुआ था। और उस समय ना पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और यहाँ भारत की कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। तो इन लोगों के बीच में ये समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता के नाम से उसको जाना जाता है। 1972 में हुआ था। ठीक है, भारत पाक के युद्ध के बाद। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 था कि सन 2018 में किस शहर में करें कि नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था, आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, उस समय का था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष करें कि क्रिस्टीन लागडे किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का। ये भी आपका करंट का उसमें क्वेश्चन था, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण करें कि रक्त के थक्के का गठन होता है। करें कि इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोफाइट्स। अच्छा, ये होते क्या है थ्रोम्बोफाइट्स, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो जो थ्रोम्बोफाइट्स होते हैं ना आपके, वो जो आपकी प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स, उसी प्लेटलेट्स को या फिर बिम्बाणु को ही आपका थ्रोम्बोफाइट्स कहा जाता है। ये प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोफाइट्स आपकी। ठीक है, तो बस इतना ही जान लीजिए इसके बारे में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया था कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, करें कि जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा युग्मनज। क्या हो जाएगा, युग्मनज। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर करें कि आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 72 से 80। ठीक है, 72 से 80। क्वेश्चन नंबर 35 था आपका कि एक बार डाले जाने के बाद करें कि करें कि देखिए, करें एक बार डाले जाने के बाद गर्म करें नर्म नहीं किए जा सकने वाले। ठीक है, गर्म करके मतलब करें कि नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये होते हैं आपके थर्मोफिटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये थर्मोफिटिंग प्लास्टिक होते हैं। इनको एक बार अगर आप मतलब गर्म कर दिए ना, करें तो फिर से उसको मतलब आप नए आकार में उसको दोबारा से अगर चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। जैसे बैकेलाइट होता है, रेजिन होता है, इस तरीके के आपके उदाहरण हैं इसके। ठीक है, जैसे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग करें 1 से मूत्र विसर्जित करता है। तो कितना, 1 से 1.8 लीटर। ठीक है, एक जो मतलब सामान्य मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है, एक सामान्य इंसान, तो कह रहे हैं कि 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे में। और क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा गया था कि 11 दिसंबर सन 2014 को करें कि संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मतलब घोषित किया। तो करें कि कब अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
21 जून और भारत के ही प्रयास से घोषित किया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत के द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया था, तो भारत के ही प्रयास से इसको घोषित किया गया था योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि 1943 में विटामिन के, करें कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए? आपका डोइजी एंड डैम को दिया गया था 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ से आप लोगों का मैथ शुरू होता है, मैथ का क्वेश्चन। जैसे आपका था कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपका ये ऑप्शन था। अब इसको अगर आप मान लीजिए 12 से भाग देके चेक करने लगे सब में, तब तो काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या होता है इसी क्वेश्चनों को करने के लिए कि आप 12 का क्या करेंगे, 12 का आप गुणनखंड कर देंगे। तो 12 का आप गुणनखंड करेंगे जब, तो क्या हो गया 4 गुणे 3। तो अब आपको करना है ना कि इसके विभाज्यता के नियम से इसको करना है। जैसे 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि जो अंकों का योग है अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो एक बार आप 3 को इन सबको जोड़ लीजिए और फिर 3 से उसको भाग देके चेक कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है कि जैसे 4 से विभाज्यता का आपका नियम होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो, ठीक है, यदि अंतिम 2 करें कि अंतिम 2 अंकों से, और करें कि यदि जो है आपका दहाई के स्थान पर देखिए दहाई स्थान पर स्थित अंक सम हो तथा इकाई स्थान पर जो है 0, 4 या 8 हो, तो आपका वो संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। तो ये आपका विभाज्यता का नियम कहता है। तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए और आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, न कि पूरे में भाग देखिए आप चेक करने लगिए 12 से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी करें कि इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो करें छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका आंसर क्या था, डी वाला था। इसका आंसर क्या है 55 है, लेकिन लगेगा कैसे इसका देखिए तरीका क्या है। इसको लगाने का तरीका आपका है कि इन सबको जोड़ लीजिए। आपको ये जो दिया है ना इसको आप यक्ष मान लीजिए, इसको यक्ष मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। आपका 9x प्लस 5x बराबर कितना दिए हैं 154, ठीक है। तो बराबर आप 154 कर लेंगे, देख लीजिए पूरा यहाँ सही से। तो 9x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 154। तो कह रहे हैं आपसे कि यक्ष का मान आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, यक्ष का मान 11 आ जाएगा। तो कह रहे हैं छोटे टुकड़े की लंबाई तो 11 × 5 = 55 हो जाएगी, 55 मीटर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका 55 मीटर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि 450 का 78% आपका कितना होगा। तो इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा 351 आ जाएगा। इसको कैसे आप करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये है ना आपका 450, उसका 78% आप निकाल देंगे, तो सिंपल सा एकदम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42 था कि रुपया यक्ष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर करें कि 7 वर्ष के लिए निवेशित करके करें उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को आप 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो करें यक्ष और y का मान ज्ञात करें। यक्ष और y का मान क्या होगा, देखिए इसको आपको कैसे करना है। इसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना, तो यानी कि दोनों का ब्याज बराबर है। तो जब दोनों का ब्याज बराबर है ना तो आप इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ऐसे आपको लगा लेना है कि इन दोनों का बराबर कर लीजिए। यहाँ यक्ष आपका मूलधन हो गया 9% गुणे 7 बट्टा 100 आप करेंगे। इधर भी ये मूलधन हो गया आपका दर गुणे समय बट्टा 100। अब ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप मान निकालेंगे यक्ष अपन वाई का मान। तो देख लीजिए एक बार यक्ष अपन वाई का मान, इसको आप काटे पीटेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 4/3 अनुपात। 4/3 यहाँ पे आंसर है ना 4/3। तो आपका ये 4/3 जो है आंसर हो जाएगा। ये है आपका 4/3। तो एक बार देख लीजिए पूरा, इसका सोल्यूशन देखना हो, ठीक है। ये है आपका सोल्यूशन हो गया ना। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या कर रहे हैं, करें कि फुविक को रुपया 198 में एक वस्तु के बेचने से
12% की हानि हुई, ठीक है। करें 8% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत उसको करें कि उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। करें कि 8% का लाभ कमाने के लिए उस कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। तो अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। इसको आप करेंगे कि देखिए ये है आपका यक्स 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 क्या है आपका। करें कि देखिए करें कि फुई को ₹198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। तो जो हानि हुई वो किस पर हुई, आपकी जो क्रय मूल्य होता है ना, लाभ और हानि हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही होता है। तो जब लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होगा तो ये आपका क्रय मूल्य आप यक्स है, यक्स रुपया। तो यक्स का अब 12% हानि हुई यानी 88% आप निकाल लेंगे। तो जब 88% आप निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, बराबर 198। वही तो करें 12% हानि हुई यानी 88% बराबर 198। यहाँ से आप जब मान निकालेंगे ना तो यक्स बराबर आ जाएगा 225। ये आपका क्रय मूल्य हो गया 225। तो अब कह रहे हैं कि 8% लाभ कमाने के लिए तो 225 का आप 108% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो कह रहे हैं कि कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो कितना बढ़ाना चाहिए 243 में से 198 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। 45 आपका आंसर आ जाएगा। इसको लगाने का एक और तरीका भी है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये आपका ना पहला विक्रय मूल्य है, ये FP2 आपका दूसरा विक्रय मूल्य है। तो आप एक फार्मूला होता है कि FP1 बट्टा FP2 बराबर 100 प्लस माइनस आर अपन 100 प्लस माइनस आर, ठीक है। इस पर जब आप रखेंगे ना तो आप देखिए ये आपका पहला वाला विक्रय मूल्य, दूसरा वाला वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे आपका ना और उसको इसको आप रख देंगे जो आपका घाटा हो रहा है ना करने का मतलब 12%। तो आप इसको घटा लेंगे उसमें से 100 में से आपका ये 88% आ जाएगा और ये 8% लाभ हो रहा है तो 108 आप कर देंगे, है ना। और उसको आप करेंगे तो आपका यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 243। तो आपका कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। तो इस 243 में से आप 198 अगर घटा देंगे ना तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 43 का आंसर क्या है 45, ठीक है। ये आपका 45। क्वेश्चन नंबर 44 था आपका, करें कि एक खिलाड़ी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, करें कि एक खिलाड़ी, देखिए देखिए करें कि एक खिलाड़ी नहीं एक खिलौने, ठीक है। करें एक खिलौने का रियायती मूल्य कितना है 1470 है। करें एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था। करें यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। इसको आप कैसे करेंगे। इसको देखिए निकालने के लिए ना सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो ये 1470 दिया हुआ है ना इसका 100/84 कर देंगे। जैसे कहने मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 16% जो छूट दी जा रही है ना तो आप 100 में से घटा देंगे 84%। तो इसका आप उल्टा करके और निकाल देंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा अंकित मूल्य आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका, आ जाएगा कौन सा बी वाला। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। कह रहे हैं कि ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ कह रहे हैं कि लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त किए। कह रहे हैं अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 कमाए तो कह रहे हैं तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, देखने पे तो आपको बहुत लंबा लग रहा है बहुत कठिन होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़ा देख करके क्यों नहीं छोड़ देना कि बड़ा है तो कठिन होगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसको लगाने का एक तरीका है ना कि देखिए ये आपका एक फार्मूला होता है, ए का धन गुणे समय बटा बी का धन गुणे समय बराबर ए का लाभ अपान बी का लाभ, ठीक है। इसी पे आप अगर रख देंगे ना उठा करके जितना कह रहा है ये 1875 हो गया आपका। यहाँ देखिए 1875 दे रहे हैं ना 1875 हो गया और लाभ कितना है देखिए ये आपका 1875 हो गया। फिर यहाँ पे ए का लाभ मतलब 225 हो गया, बी का लाभ कितना हो गया 288 हो गया। और इसको आप रख देंगे यक्स वाला, ये आपको निकालना है। यहाँ समय से मतलब नहीं है क्योंकि समय दोनों जगह जिक्र तो किया नहीं है, कितना अलग अलग तो है नहीं, तो समय कट जाएगा। तो इसी पे आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन और 2400 इसका आंसर भी आया होगा, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो 2400 आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा
करें प्राप्त औसत अंक 24 थे। करें एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप करें कि शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। करें लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, करें जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर कितना हो गया 24.8 रह गए। करें समूह को करें कि छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको करें ना कि 25 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 था, तो आप क्या करेंगे कि 25 गुणे 24 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 24 जब आप करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन ये देखिए 25 गुणे आप 24 करेंगे ना आपका 600 होगा। फिर कह रहे हैं कि छोड़ दिया, तो एक छात्र ने छोड़ दिया तो 24 गुणे 25 अब 24 हो गया ना, तो 24 गुणे 25 क्योंकि कह रहे हैं कि औसत 25 हो गया तो अब करेंगे 600 हो गया। फिर आपसे क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेकिन एक अन्य छात्र कह रहे हैं कि समूह में शामिल हो गया, तो एक अन्य छात्र जब समूह में शामिल हो गया तो फिर से 25 हो गए, तो करेंगे जब शामिल हो गया तो औसत कितना हो गया 24.8 हो गया, तो 24.8 हो गया, कितना हो गया 24.8। इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 620 आ जाएगा, है ना, गुणा करेंगे आप 620 आ जाएगा, तो 620 में से आप 600 घटा लेंगे तो 20 बच जाएगा। तो करें छोड़ने और शामिल होने वाली यानी 2 लोग हो गए ना, तो करें उनका औसत कितना होगा, तो यानी कि 20 और बट्टा 2 आप कर देंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, तो 10 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं इसका, ऐसे आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि यदि यक संबंधी 4 करें कि समानुपात है वाई संबंधी 5, तो करें कि यक फॉर वाई क्या होगा, एकदम सिंपल सा, ये तो आप वैसे ही रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यक अपन वाई बराबर क्या, यक अपन वाई बराबर, देखिए इसको आपका करना है यक अपन 4 बराबर वाई बट्टा 5, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे यक अपन वाई का मान कितना आ जाएगा 4 बट्टा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं कि 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर कह रहे हैं कि 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। अब इसका आंसर कैसे लगेगा, देखिए इसको लगाने के लिए ना आप क्या करेंगे, हम समझा रहे हैं, ये आप 600 है 600 रुपये ना, तो 600 का आप 10% निकालेंगे, तो जब आप 600 का 10% निकालेंगे ना तो 60 आएगा, यानी ये 60 जो आ रहा है ये आपका साधारण ब्याज है, पहले साल का साधारण ब्याज है, और पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है, तो पहले साल का आपका साधारण ब्याज निकल गया। अब आपको क्या करना है कि आप ये पहले साल का साधारण ब्याज लिख लेंगे, फिर दूसरे साल आप लिखेंगे तो ये साधारण ब्याज जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर इस साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है वही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो 60 है उसका आप 10% निकालेंगे इस 60 का, तो आपका 6 हो जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 120 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है ना, तो इस वजह से आपको इस 60 का 10% निकालना पड़ा, तो इस 60 का आप 10% निकालें 6, इसको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 126। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 100 नहीं क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहे हैं कि अभय, देखिए अब फिर क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा जो देखिए आपसे कह रहे हैं कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 12 मिनट और 70 मिनट और 42 मिनट, कह रहे हैं कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या करें कि अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं, कह रहे हैं कि केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कह रहे हैं कि कार्य को पूरा करने के लिए दोनों कितना समय लगेगा। इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए इसको लगाने के लिए आप ऐसे करेंगे, ये आपका 42 ये आपका 70, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 210। 210 तो आप 42 से भाग देंगे तो ये अभय का काम निकल जाएगा 5 और ये श्रेया का निकल जाएगा 3,
यानी कि ये फ्रेया करती है 3 काम और ये अभय करता है 5 काम। अब क्या है आपका, पूरा देख लीजिए, यहाँ 5 एक बार सोल्यूशन देख लीजिए ऐसे। अब क्या करना है आपको, करें कि देखिए बारी बारी वो काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए 2 मिनट में 8 काम, ठीक है। ये 2 मिनट में 8 काम करेंगे ना, ये जो 5 और 3 8 काम हो रहा है वो 2 मिनट में, तो 1 मिनट का जब आप निकालेंगे तो 4 काम कर रहे हैं 1 मिनट में। अब आपसे क्या करना है कि ये जो 210 काम टोटल करना है, 4 से आप उसमें भाग दे दिए तो 52 मिनट तो आपका आ गया। 52 मिनट पूरा पूरा चला जा रहा है, तो 52 मिनट आ गया और 208 काम वो सब कर लिए, ठीक है, 208 काम। अब जो बचा काम है वो कौन करेगा, कितना काम बच रहा है, इस 210 में से 208 आप घटा देंगे, तो जब आप घटाएंगे तो 2 काम अभी भी बच रहा है ना, तो जो 2 काम वो बच रहा है वो अब कौन करेगा, वो जो 2 काम बच रहा है वो फिर से अभय करेगा। क्यों, क्योंकि अभय ही शुरू किया था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अभय अभय से शुरू करके, तो जो अब जब अभय से शुरू कर रहे हैं तो अब फिर से अब कौन करेगा, अभय ही अब करेगा जो बचा हुआ काम है। तो जो बचा हुआ काम है जब अभय ही करेगा तो 2 काम करना है और अभय कर रहा है 5, तो 2/5 और गुणे आप 50 करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको सेकंड में अब आंसर आएगा ना, क्योंकि ये 2 है और ये 5 कर रहा है, तो इसको आप 60 से इसमें जब गुणा कर देंगे 60 सेकेंड, तो आपका 24 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 52 मिनट और 24 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने में बड़ा है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। हो गया ना क्वेश्चन नंबर 49। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कर रहे हैं कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, ठीक है। कह रहे हैं कि जबकि स्तर को काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। कह रहे हैं वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि स्तर कितने दिन कार्य करता है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको आप कैसे लगाएंगे, ये हो गया आपका रक्षा और ये हो गया स्तर, तो 12 और 20, इसका एलसीएम आप ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, भाग देंगे 12×25 60 और 20×3 60, ठीक है। तो देखिए करें कि 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है, अतः हम क्या करेंगे 4 दिन रक्षा को और अधिक काम कराएंगे। क्यों, क्योंकि 4 दिन और अधिक करा देंगे तो दोनों का बराबर बराबर काम हो जाएगा, यानी दोनों बराबर बराबर दिन तक काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम 4 दिन अधिक करा लिए। तो देखिए 1 दिन में रक्षा कितना काम करती है, 5 काम, तो जब हम 4 दिन रक्षा से अधिक काम कराएंगे तो 20 काम रक्षा एक्स्ट्रा करेगी। तो जो 20 काम एक्स्ट्रा करेगी ना रक्षा, उस 20 काम को हम इसमें जोड़ देंगे, जो 60 काम है उसमें हम रक्षा का 20 काम और जोड़ देंगे, तो हो गया 80 काम, यानी 80 काम अब दोनों मिल करके करेंगे, ठीक है। नहीं तो वो 4 दिन पहले छोड़ रही थी, हम उसको 4 दिन एक्स्ट्रा करवा लिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब यानी कि दोनों बराबर बराबर दिन काम करेंगे, ठीक है। तो जब आप दोनों बराबर बराबर दिन काम करेंगे तो अब आपको क्या करना है, 80 बट्टा ये 5 और 3 आप जोड़ देंगे, ठीक है, 5 3 8, तो भाग दे देंगे आप 80/8 यानी 10 दिन। तो 10 दिन दोनों ने काम किया, ठीक है। तो इफ्तार भी कितना दिन करेगा, 10 दिन इफ्तार भी करेगा। तो आपसे इफ्तार का पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ये आपका ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, बाकी आप अलग तरीका से भी अगर लगाते हो तो आप अपने तरीके से लगाइए, कोई बात नहीं, जो आपका तरीका सही लगे। अगर आप इसे बेटर तरीका जानते हो तो आप वैसे लगाइएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे कह रहे हैं कि इसका देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, फिर बाद में इसको देखा जाएगा, ठीक है। इसका आपका क्या आ जाएगा 68 आएगा, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है लगाने में इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा, ये था 51। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है तो बाद में हम लोग देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा लगाने लगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, एक बार देख लीजिए, ये आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, करें कि निम्नलिखित को हल करें। देखिए इसको हल करने के लिए करें तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, इसको आप चाहें तो दिमाग में ही कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप दिमाग में ही लगा सकते हैं। आप क्या करें कि देखिए अब 2 से क्या करेंगे, इसमें 16 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 चौको 32, और 32 में से आप क्या करेंगे, इसको आप 11 घटा देंगे। तो जब 32 में से आप 11 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 32, तो आपका देखिए
आपका आ जाएगा 21, ठीक है। तो 21 आ गया। अब 21 तो माइनस होगा ना, तो माइनस होगा। और इसको देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, तो आपका जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो आपका 41 हो जाएगा। जब 41 होगा तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो माइनस का 41 होगा, तो यानी कि माइनस का 41 और प्लस 25। तो अब करेंगे इसको तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। तो जो माइनस का 16 बचेगा, अब क्या करेंगे, 48 में से आप उसको घटा देंगे, तो आपका 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखिए, ऐसे आप लगा भी सकते हैं। देखिए ऐसे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ये सब। ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 54 जो है, करें आपको कि निम्नलिखित को हल करें। ये आपको करने के लिए ऐसे दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब करना रहे ना आपको, तो आप हम सलाह देंगे कि लिख लिया करिए ऐसे। देखिए ऐसे आप इसको लिख लिया करिए ऐसे कि 256, उसके आगे 4 अंक तक यहाँ पे दिए हैं ना, 4 अंक तक। देखिए दशमलव बाद यहाँ 4 अंक लगा है ना, तो आप 4 अंक तक इसमें जीरो लगा लीजिए। इससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। दशमलव बाद आप क्या करेंगे, पूरा पूरा 4 अंक तक जीरो लगा लीजिए, ऐसे 4 अंक तक। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ऐसे 25 तो दशमलव, फिर 6 आप लिखिए तो उसके आगे 3 अंक जीरो लगा लीजिए। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आराम से आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर एग्जाम में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आप निकाल सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं कि नीचे दी गई बिंदु में से कौन सी भिन्न, आपसे कह रहे हैं कि 13/19 के बराबर नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कह रहे हैं कि कौन सी भिन्न बराबर नहीं। इस ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए ना आप क्या किया करिए कि 13 से आप क्या करेंगे, इसमें देखिए चेक कर लीजिए। तो 13 तियाँ 39 और 19 तियाँ 57, यानी कि 3 बार में कट रहा है सब, ठीक है। इसको आप करेंगे 13 सत्ते 91 और 19 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 133, ठीक है। ऐसे ही इससे आप भाग दे दीजिए इसमें और इससे भाग दीजिए इसमें, ऐसे आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे चेक करना हो कि कितना से आप भाग दी जा रही है, तो देखिए 13 तियाँ हो रहा है ना, यानी 3 से भाग दी गई है, तो 3 से आप इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, तो इतना आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं ये। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन से करने वाले हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा बी वाला हो गया, इसमें आपका डी वाला हो गया, इसमें आपका कितना आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा सी वाला, सी वाला, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे हैं कि 45, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसका लघुत्तम आपको ना निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एक तो आपको पहले कैसे आप जानेंगे कि ये कितने से कटेगा, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। वैसे निकालने लगे ना लंबा हो जाएगा। आप 188 से भाग दे के देख लीजिए, जो संख्या तीनों से, जो ऑप्शन तीनों से कट जाएगा ना, वो आपका होगा लघुत्तम। तो 188 से भाग देंगे 282 तो कटेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको आप भाग देंगे तो अगर मान लीजिए 188 से ये कट भी रहा है, तो फिर आप 141 से भी इसमें भाग दे के चेक करेंगे, फिर 45 से भी इसमें भाग दे करेंगे, ठीक है। तो जो तीनों से कट जाए वही आपका होगा। या फिर अगर आपको लघुत्तम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप वैसे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कितना कट रहा है, तो आप क्या करिए 45 से 141 में भाग दे के एक बार देख लीजिए, फिर जो आए, यानी कि इसका पहले मफ आप निकाल लीजिए। जब मफ आप निकाल लेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये संख्या कटेगी कितने से, ठीक है। तो ये 45 से ही कटेगी, तो 45 से भाग देंगे, 45 से इनसे में 45 यहाँ 141 होगा, फिर 4 बार ये जाएगा, तो आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 57, करें कि 840 अपन यक्ष और 960 अपन यक्ष, करें कि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, करें और इसलिए यक्ष भी है, तो करें यक्ष का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो आप क्या करिए, इस ऑप्शन में से ना उठा करके यक्ष के जगह पे दोनों जगह रख दीजिए, और जो संख्या पूरा पूरा कट जाए, करें धनात्मक पूर्णांक हो ना, तो जो संख्या पूरा पूरा कट जाए वो हो जाएगा आपका। तो जब इसको आप रखेंगे ऑप्शन से उठा करके, तो आपका 120 आएगा। 120 से दोनों जगह रखेंगे आप तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58, करें कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान क्या आएगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 11 धन 12 जोड़ दिए तो 23 हो गया, 23 धन 35 जोड़ेंगे 58, तो 58 धन 35 अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 93, ठीक है। सिंपल सा है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, आप देखिए इसमें सीरीज चल रही होगी। अब 15 3 आपका कितना हो रहा है 18, फिर 18 3 21, 21 3 24, ऐसे करेंगे आप तो ये तो बन रहा ही रहा है। अब देखिए 6 से आप जोड़ेंगे 6 3 9 यानी कि +3 हुआ। फिर उसके बाद 9 - 6 हुआ, ठीक है 9 - 6। तो फिर उसके बाद फिर आप करेंगे तो +3 होगा, तो यानी 3 और 3 कितना होगा 6। तो ऐसे यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है और फिर -6 हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपसे क्या कर रहे हैं, करें कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। करें कि 225, 289 और 361। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये 15 का स्क्वायर है, 15 15 में कितना होता है 225, 17 17 में 289 और ये आपका 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो अब आगे क्या होगा, ये जब 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, तो आगे 21 होगा, क्योंकि ये विषम संख्याओं का सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 21 का आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहे हैं कि इस श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 15 है ना, तो 15 और 2 17, ठीक है। फिर 17 5 22, 22 और 7 29, तो 29 और फिर 11 आप जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। फिर 40 में आप कितना जोड़ें, तो 40 में आप कितना जोड़ेंगे 13, ठीक है। इसमें देखिए आप अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, विषम की नहीं, क्योंकि अगर विषम संख्या चलती तो 7 के बाद 9 आता है, 9 विषम संख्या है, लेकिन यहाँ अभाज्य संख्याओं की एक सीरीज चल रही है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहे हैं, करें कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और करें कि और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अब इसको इसको देखिए आपको कैसे करना है हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको करने के लिए ना आप एक पहले रियल मैप बनाएंगे, जैसे आपकी दिशा होती है, ये आपका रियल मैप हो गया। दूसरा बनाएंगे कि वो जो करने के लिए कह रहा है कि मतलब आपसे क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यानी कि जो रियल में आपका दक्षिण पूर्व था, कह रहा है कि वो अगर उत्तर हो जाए, ठीक है, इस दक्षिण पूर्व की जगह पे आप उत्तर लिख देंगे, ठीक। फिर आप ये कह रहे हैं कि यदि उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाए, ठीक है, जो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व कर यहाँ पे देखिए क्या करें कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी ये जो उत्तर पूर्व था इस जगह पे उत्तर पूर्व की जगह पर आप पश्चिम लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो दक्षिण पूर्व था यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिए। तो अब आपसे क्या कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर देखिए कह रहे हैं कि और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, करें कि इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो आप कर ही दिए, ये आपका काल्पनिक चित्र है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो रियल मैप से आप जो उत्तर या दक्षिण पूर्व है ना, किसी को इन दोनों में से किसी को, या तो आप इसको लीजिए, ठीक है, देखिए उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व, किसी एक को लेकर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी क्लॉकवाइज आप घूमेंगे, ठीक। फिर करें कि जो दिशा प्राप्त होगी ना उसे काल्पनिक मैप पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो जो दिशा प्राप्त होगी, जैसे कहने मतलब इससे आप घूमेंगे तो जो भी दिशा आपको प्राप्त हो रही है ना उसको आप काल्पनिक मैप पर दर्शाएंगे। अब कैसे कैसे इसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को, इसको एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। जैसे रियल मैप से हमने पश्चिम को लेकर क्लॉकवाइज घूमा, जैसे ये वाला आपका है रियल मैप, ठीक है, ये वाला है रियल मैप। यहाँ से हम अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये आपका पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम से अगर हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे घूमें, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ऐसे अगर हम घूमें तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आपका पड़ेगा उत्तर, उत्तर पश्चिम पड़ेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप पश्चिम जो है इससे अगर आप घूमेंगे क्लॉकवाइज तो वही आपकी दिशा मिलनी चाहिए, ऐसे ही आपको दिशा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमे उत्तर पश्चिम पड़ा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका उत्तर पड़ेगा, तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे उत्तर आप लिख देंगे। फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका उत्तर पूर्व पड़ेगा, यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसे निकाल लीजिए या फिर आप चाहें उत्तर से भी अगर निकालना तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप क्लॉकवाइज घूमते जाइए, आपकी दिशा निकलती जाएगी, क्लॉकवाइज घूमेंगे आपका इसके तो क्या होगा उत्तर पूर्व आएगा, इसके क्लॉकवाइज जब घूमेंगे उत्तर पूर्व आएगा, फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे पूरब आएगा, फिर पूरब आएगा। तो ऐसे करके आप इसको मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से,
या फिर पूर्व आ जाएगा, पूरब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक बार देखना हो देख लीजिए, आपका पूरब आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कर रहे हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलिए। करें कि अतुल जो है उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए आपका अतुल हो गया, अतुल। ठीक है, अतुल। अब क्या करें, वो करें कि अतुल जो है ना वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर आपका ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहे हैं कि और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब दाईं दाईं हमेशा क्लॉक वाइज होता है। जब क्लॉक वाइज, जब भी कहे दाएं ना मुड़ने के लिए तो आप क्लॉक वाइज घूमेंगे, बाएं कहेगा मुड़ने के लिए आप एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे। तो अब कितना चलता है, करें कि यार, और फिर वो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर करें चलने के बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर यानी क्लॉक वाइज तो कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो करें अब वह प्रारंभिक स्थान फिर किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो इसे किस दिशा में है, इस प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे है ना, तो इस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आपका पूर्व दिशा में है। यहाँ पे तो है ना, आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान है, तो इस प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। सिंपल सा क्या हो जाएगा, पूरब, पूरब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करें आपसे, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहे हैं कि क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये आपका है कि क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। तो आपका क्या होगा, कथन है आपका। तो आप देखिए एक बार तो तर्क आप ये देख सकते हैं, करें कि हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, और नहीं यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। तो आप एक बार सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हाँ नौकरियों को भी खत्म करेगा, लेकिन तर्क ये है कि जो सड़क दुर्घटना होती है ना और लोगों का स्वास्थ्य, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जगह यहाँ से नौकरी खत्म हुई, लोग कहीं और रोजगार कर लेंगे, लेकिन सड़क दुर्घटना और लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल तर्क पहला ज़्यादा मजबूत है इसमें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 65। करें कि राजेश का वेतन 12,500 रुपये है। करें अरविंद का वेतन कितना है। ठीक है, फिर आपको कथन दे रहे हैं, तो करें अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। तो यहाँ पर आपको करें कि अरविंद का वेतन कितना है, करें कि अरविंद अपने और राजेश, जो हमें अरविंद का वेतन ही नहीं पता तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं निकल सकता इससे। फिर उसके बाद क्या करें आपसे, देखिए फिर उसके बाद वो कर रहे हैं, ये आपका ज़्यादा देखिए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। तो क्या कर रहे हैं, अरविंद के वेतन का, तो जो अरविंद का वेतन ही नहीं निकल पाया तो हम कैसे करेंगे। तो यानी कि न तो तर्क पहला और न ही दूसरा मजबूत है। ठीक है, कोई तर्क मजबूत नहीं है। अब देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे क्या करें, करें कि एमीटर का संबंध धारा से है। ठीक है, एमीटर धारा। तो करें कि सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ना, एमीटर जो होता है वो धारा मापने का एक यंत्र होता है, एमीटर। ठीक है, जो धारा मापी जाती है ना, जो मात्रक होता है, धारक मात्रक, वो तो एम्पियर होता है, उसमें दर्शाया जाता है, लेकिन जो मापने के यंत्र होता है एमीटर होता है, अमीटर। ठीक है, तो वैसे ही सिस्मोग्राफ जो होता है, जो भूकंप आता है ना, वो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। और जो मापा जाता है, जो दर्शाया जाता है ना, वो आपका रिक्टर स्केल पर दर्शाया जाता है, लेकिन जो यंत्र होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 था। करें कि मधुमक्खी के संबंध झुंड से है, तो सवार का किससे होगा। देखिए मधुमक्खी हमेशा झुंड में रहती है, वैसे ही जो सवार होते हैं ना वो घुड़सवार दल होगा। ठीक है, घुड़सवार दल के साथ में वो रहते हैं, तो सवार यानी घुड़सवार दल इसका हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं कि बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा, लार्वा किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, देखिए
लार्वा बछड़ा जो होता है, जो गाय का बछड़ा होता है ना, एकदम फैफा अवस्था होती है बछड़ा, ठीक है। वैसे जो कीट होते हैं उन फूहों का जो एकदम फिर जो अंडा से भी जो निकले होते हैं ना, वो एकदम फैफा अवस्था जो होती है उन फूहों का भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आप लार्वा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका, ये तो हो गया कीट, इसका क्या हो जाएगा, लार्वा से किस संबंधित है, कीट। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं कि बांग्लादेश, क्या कर रहे हैं कि बांग्लादेश ढाका, तो इटली, इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी क्या होगी, रोम हो जाएगी, ठीक है। ये इंग्लैंड की राजधानी है, ये टोक्यो जापान की राजधानी है, हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है। ये कह रहे हैं आपसे कि ई एफ जी दर्शाया जाता है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार पी, देखिए ओ पी क्यू से संबंधित है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिए सिंपल सा है, ये आपका पाँच से दर्शाएगा ना, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, 7 है, तो इसमें इसको सीधे लिख दिए, 15 हो गया, ये 16 हो गया, और ये क्यू का मान कितना होता है, 17, तो आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा, फी हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 71, कह रहे हैं कि ई वी, तो एम एन, तो जे क्यू क्या होगा। अब देखिए, ई का विपरीत लिखा है, ई का विपरीत वी होता है, एम का एन होता है, तो जे का क्यू होता है, तो आई का आर होता है, ठीक है, आई का आर होगा। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कह रहे हैं कि इसको देखिए, ये नंबरिंग सीधे सीधे वैसे लिख दिए कि बी, बी होता है 2, और सी 3, और ये 5, तो वैसे ही आपका क्या क्या हो जाएगा, 11, के 11 होता है, और एम आपका 13 होता है, तो वैसे लिख दिए सीधे सीधे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 कर रहे हैं कि शिक्षक का संबंध स्कूल से है, तो अंपायर का संबंध किससे होगा। देखिए, शिक्षक स्कूल में होते हैं, तो अंपायर जो होते हैं ना, वो हमेशा पिच के पास में होते हैं, पिच के पास खड़े होते हैं, ठीक है। तो अंपायर क्या हो जाएंगे, पिच से। अब मैदान क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैदान में खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, लेकिन अंपायर हमेशा पिच के पास में खड़े होते हैं, इसलिए पिच ज़्यादा सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 जो है, कह रहे हैं कि बी ई डी जी, तो इसको आपको क्या आएगा आगे क्रम, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या आएगा, 10, वैसे ही 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 आपका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या कराएं कि श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा, है ना, श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, ये इसको आप करेंगे तो 4 जोड़े हैं, फिर 5 4 9, फिर उसके बाद कितना 6 6 फिर जुड़ रहा है, तो 9 6 15, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, फी वाला हो जाएगा। फिर आपसे देखिए कह रहे हैं ये कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 3 6 3 9, और 9 3 12, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, वैसे देखिए 6 3 9, फिर 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। वैसे ही इसको करेंगे आप, तो आपका 9 3 12 3 15, और 15 3 18, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। देखिए, यहाँ पे आपसे कर रहे हैं, करें कि 1 फरवरी सन 2000 से लेकर 31 मार्च सन 2000, करें कि दोनों मिलाकर कि कितने दिन होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए, जो फरवरी होती है ना, फरवरी जो हमेशा तो 28 का होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 की होती है, तो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 आपका क्या है, ये 1 फरवरी है ना, तो यानी कि फरवरी के महीना में तो 2000 आपका लीप वर्ष है ना, और फरवरी है अभी आपकी, तो इस वजह से 29 आप इसमें लेंगे, तो 29 और प्लस आपको 31 तक जाना, 31 मार्च, तो 31 जोड़ेंगे आप, क्या हो जाएगा, 60, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 60। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 78, करें कि यदि किसी गुण भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो करें इसको कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए, आपको अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्या हो रहा है कि 18 18 3 21, ठीक है, 15 15 3 18, फिर उसके बाद 20 3 23, ऐसे ही आपको नंबरिंग कर दी गई, तो लास्ट में देखेंगे 5 3 8, तो ऐसे ही जब आप इसमें करेंगे तो 3 और 3 6 और 15 और 15 3 18, ऐसे ही आपको नंबरिंग कर दी गई है, ठीक है, सिंपल सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 79, 79 में क्या करें आपसे कि यदि किसी कोड में करें कि इतना को अगर इतना लिखा जाता है, तो करें तो उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें आपको क्या हो रहा होगा, देखिए इसमें आपका है ना,
एक ऐसे आपको बनाएंगे, देखिए उसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये है ना, तो इसमें आकर के फी प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, फी प्लस वन डी हो जा रहा है, ठीक है। फिर 15 15 एक 16 हो जा रहा है आपका, 8 एक 9, ऐसे इसमें आप करेंगे तो 18 एक 19, फिर 19 एक 20 और 20 एक 21। तो ऐसे ही इसको भी आप निकाल लेंगे, ये आपका 19 एक 20 हो गया, और ये आपका 14 एक 15 हो गया, ये 9 एक 10 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये 7 एक 8 हो गया, ये 18 एक 19 हो गया, 5 एक 6 हो गया। तो ऐसे ही इसको आप करके इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये वाला हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए ये आपका 80, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं कि यदि किसी कोड में कह रहे हैं कि इतना को अगर इतना लिखा जाता है तो इसको कैसे आप करेंगे। तो इसको भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं, ये सिंपल ही है। इसमें आप करें ना कि 5 एक 6, देखिए विपरीत करके लिखते जा रहे हैं, 5 5 एक 6 हो गया आपका, और देखिए यहाँ 12 है ना, 12 एक 13 हो गया आपका, बी है तो सी हो गया, ऐसे ही करके लिख दिए हैं। तो इसको आप करेंगे तो 12 12 से 13 हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। 14 एक 15 हो जाएगा, ऐसे ही करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये निकल हो जाएगा आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या करें आपसे, करें कि अक्षरों के ऐसे जोड़े हैं, करें कि जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसको करने के लिए ना आप क्या करेंगे, इसको देखिए, एक तो 18 है ना, ये आपका 18 है, 18 के बाद 19, तो एक तो आपका देखिए ऐसे आप लिख लेंगे, जैसे एफ ए आर एफ और टी। तो एक तो देखिए 18 के बाद आपका क्या हो रहा है, 18 के बाद 19, एक जोड़ा तो यहाँ बन रहा है। फिर आप क्या हो रहा है, 18 के बाद एक एक बीच में अक्षर आती है ना, तो इसको एक जोड़ा बन जाएगा, 18 के बाद 19, फिर 20 क्रम मिल रहा है ना। अब उसके बाद देखिए एक तो ये हो जाएगा 19 के साथ 20, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, करें कि PANTRY, करें कि शब्द के अक्षरों को करें वर्णानुक्रम व्यवस्थित करने के बाद करें इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए ऐसे आप लिख लीजिए इसको, जैसे ऐसे ये है ना, वर्णानुक्रम में पहले आप लिख लीजिए, ए के बाद आपका एन आता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर पी आता है, आर आता है, ऐसे आप लिख लिए। फिर उसके बाद वो जो दे रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो वाई वाला तो करें कि कौन सा अपरिवर्तित रहेंगे, तो आपका वाई यानी कि एक जो है अपरिवर्तित रहेगा केवल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे कह रहे हैं कि रैना की माँ, क्या कह रहे हैं कि रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है। कह रहे हैं कि मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पिता। अब कैसे आएगा, देखिए पिता कैसे आएगा, इसको देखिए ऐसे आप लगा लीजिए। आपसे क्या वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आप करते जाइए। तो कैसे दिखेगा ये, यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे आपका फिगर बनेगा। और ये जो कह रहे हैं ना, देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए आपसे कह रहे हैं कि रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। तो रैना की माँ, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं कि मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी है ये जो रैना की माँ है, तो कौन है, मोहिनी ही तो हुई। तो फिर क्या कर रहे हैं कि मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहिनी का जो पति है वो रैना से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ये मोहिनी की माँ हो गई और यही मोहिनी ये है, तो फिर ये कौन हो जाएंगे, इसके पिता ही तो हुए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। 84 में क्या करें कि एक किक बागफर ने करें कि एक ब्यूटिशियन से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। इसको आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें क्या करें कि एक किक बागफर ने ब्यूटिशियन से कहा कि आपकी माँ के पति, यानी कि कौन, ब्यूटिशियन के माँ के पति, ब्यूटिशियन के माँ के पति, ठीक है। फिर क्या करें,
पति की बहन मेरी चाची है, तो ब्यूटिशियन के माँ के पति की बहन, ठीक है, उसकी चाची है, तो किक बागफर की चाची है। तो किक बागफर की चाची कब होगी? किक बागफर की चाची कब होगी? जब किक बागफर के पिताजी के भाई की ये क्या हो, ये पत्नी हो, तभी तो ये हो गया। जब किक बागफर के पिता के भाई की पत्नी होगी तभी तो ये चाची लगेगी, तो ये आपका किक बागफर हो गया। तो ये जब इसके चाचा जी हो गए हैं और ये इनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो कह रहे हैं ब्यूटिशियन किक बागफर से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित हो जाएगा? देखिए, बहन ही तो होगा, क्यों? क्योंकि ये इसके चाचा हो गए और ये चाचा की पत्नी हो गए, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो भी तो वही रिलेशन बन रहा है ना आपका। तो इस वजह से ये हो गए। देखिए, समझा रहा हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं कि आपकी माँ के पति की बहन जो है वो हमारी चाची हैं, तो चाची कब लगेंगी? जब हमारे पिताजी के भाई की ये वाइफ हुए, ठीक है, तो यही तो चाची लग रहे हैं ना। तो इस वजह से ये आपके क्या हो गए, ये हो गए चाचा जी, ये उनकी पत्नी हो गई, ठीक है। तो जब पत्नी हो गई तो पत्नी की लड़की कहाँ होगी? चचेरी बहन लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? चचेरी बहन होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बहन, बहन हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 में आपसे क्या कर रहे हैं, करें कि सिमेंटिकस का संबंध किससे है? भाषा से है। ये एक भाषा है आपकी सिमेंटिकस। तो करें कि नेफ्रोलॉजी, तो जिस प्रकार से ना, जैसे सिमेंटिकस, जैसे बहुत सारे भाषा के अंदर क्या आ जाएगा, बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें से एक सिमेंटिकस है। तो जैसे ये कई भाषाएं मिलकर के इस तरीके की भाषा का निर्माण करती हैं, तो वैसे ही जो ये नेफ्रोलॉजी है ना, यानी कि नेफ्रॉन जो होते हैं, बहुत सारे दफनों लाख नेफ्रॉन मिलकर के तो आपका गुर्दा का निर्माण करते हैं, किडनी का, ठीक है। तो गुर्दा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? गुर्दा का संबंध किससे होगा? नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुर्दा, गुर्दा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, करें कि उस पद का चयन करें जो, तो देखिए ये आपका माली और खुरपी, तो मालिक संबंध खुरपी से है जिस प्रकार से, तो सर्जन का संबंध किससे हो जाएगा? जाहिर सी बात है स्केलपल से हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि छेनी और तलवार पिन उन तो होगा नहीं, वैसे ही आपका कट जाएगा। तो आपका स्केलपल वैसे ही सर्जन के पास में होता है, ठीक है, सर्जन उसका काम करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या करें आपसे? देखिए, ये आपका दे दिए हैं, तो आपसे देखिए क्या कर रहे हैं, ये आपका फिगर है पूरा ऐसे, और आपसे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये करें कि सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ के नहीं जानते हैं। इसको आप कैसे लगाएंगे? ये आपका पूरा फिगर, तो देखिए इसको एक बार आप लोग फिगर देख लिए ना पूरा, तो आपसे क्या कर रहे हैं, देखिए तीन भाषाओं को ऐसे आप लगा लीजिए। 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति कितना है? 50। तो 50 और प्लस आपसे क्या कर रहे हैं कि देखिए करें कि उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो के नहीं जानते हैं, मतलब कन्नड़ नहीं जानते। तो कन्नड़ वाला आप पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा आपका कन्नड़ है ना, इसको पूरा आप छोड़ देंगे, और बाकी इसको इन तीनों को आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जब तीनों को आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 700 हो जाएगा, ठीक है, 700 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 1/14 का आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/14। देखिए इसमें आपसे क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 88 है, ये आपका फिगर दे दिए हैं, ठीक है। फिगर एक बार आप लोग फिगर देख लीजिए पूरा अच्छे से, फिर आपसे पूछ क्या रहे हैं इसको आप लोग देख लीजिए। तो आपसे पूछ रहे हैं वो, देखिए ये आपका पूरा फिगर। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात है। अच्छा, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या, तो तेलुगु आपका ये है ना, तो तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, कितने हो गए? 150 हो गए ना, 150 ही तो कॉमन है तेलुगु वाले में और कन्नड़ वाले में। फिर आपसे क्या करें कि और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोग, तो कन्नड़ और हिंदी जानने वाले कौन कौन से हैं? ये आपका कन्नड़ वाला ग्राफ है, कन्नड़ वाला ग्राफ है, और ये आपका हिंदी वाला ग्राफ है। तो कितना हो गए? 100 हो गए, ठीक है। तो वो 150 हो गए, और ये आपका 100 हो गए, जो दोनों में कॉमन है, कन्नड़ में भी कॉमन है, हिंदी में भी कॉमन है। ये जो कॉमन है इसको आप नहीं लेंगे, केवल जो 2 में कॉमन है उसी को आप लेंगे। तो आपका अब जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? अब भाई
150 और अपन 100 करेंगे आप, ठीक है, तो आपका 3/2 आंसर आ जाएगा। 3/2, ठीक है, 3/2 आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें भी आपको इसमें ग्राफ दे दिए हैं, ठीक है, ये आपका पूरा ग्राफ है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, देखिए इसमें आपसे क्या कर रहे हैं कि तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, ठीक है, तेलुगु और हिंदी के ज्ञान, तो ये आपका तेलुगु है और ये आपका हिंदी है, तो कितने हो गए, 150 हो गए, है ना, तेलुगु और हिंदी, तो कितने हो गए, 150 हो गए। फिर क्या करें, और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात, तो और हिंदी, जब हिंदी के ज्ञान वाले कर रहे हैं ना, तो कितने हो गए, 250 हो गए, तो 150 और 250 का अनुपात हो जाएगा, है ना, 89। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा लीजिए, इसको आप ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे लगा लीजिए कि तेलुगु और हिंदी, तो तेलुगु प्लस हिंदी कितना हो गया, 150, तो आप इसको आप रखेंगे 150 और प्लस आपका कितना हो गया, 250, है ना, 250 यहाँ तो दे रहे हैं ना, 250 क्योंकि हिंदी वाले तो केवल 250 ही है ना, तो हम 250 ले लेंगे, इसको आप काट देंगे, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा है, बहुत छोटा है, देखने में ये सब क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन होते बड़े सिंपल हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 90 वाला देखिए, इतना बड़ा ग्राफ बनाए है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या करें आपसे, करें कि A1 A3 A5 की करें कि सन 2016 में कुल बिक्री करोड़ में है, आपको बस जोड़ देना, ये सन 2016 वाला है, ये आपका सन 2016 है, तो यहाँ पे ये सन 2016 वाला हो गया, ठीक है। तो करें A1, यहाँ कितना हो गया, 5, ठीक है, 5 हो गया। फिर उसके बाद आपसे क्या करें कि A3, तो A3 आप ले लेंगे, कितना हो गया, 25, तो 25/30 हो गया। और उसके बाद करें A5, तो A5 में कितना है, 10, तो कितना हो गया, 40, ठीक है। तो बस 40 इसका आंसर है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, देखने में भले आपको लगे लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका पूरा ग्राफ है, हो गया ना। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या कर रहे हैं आपसे कि सन 2016 से सन 2017 का शाखाओं A1 A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात, तो इसमें जो है ना, वो जो 2017 वाला है वो A1 का मान ही नहीं दिए हैं, यहाँ देखिए कहाँ दिए हैं, A1 का मान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जब A1 का सन 2017 वाले का मान ही नहीं दिए हैं कुछ भी, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, इसलिए ये वाला आप लोग छोड़ दीजिए, डाउट में है, ठीक है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा था इसका, अगर किसी को आ रहा हो, लग रहा हो कोई और लॉजिक तो पता नहीं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ दिए ही नहीं कोई मान। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 92। करें कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर जगह 4 फिगर दिख रहा है, 4 तरह का फिगर दिख रहा है, इसमें केवल 2 ही तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब इसमें अन्य से भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका पंचभुज दिख रहा है डी वाले में, ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी और भी कोई लॉजिक अगर किसी और लॉजिक से लग रहा हो तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये पंचभुज है तो इस वजह से सबसे अलग हो जा रहा है, हो सकता है कोई और भी लॉजिक हो इसको लगाने का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहे हैं आपसे कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, तो देखिए दूसरों में भिन्न कौन सी हो जाएगी, सब में देखिए विपरीत दिख रहा है ना, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी विपरीत हैं, लेकिन इसमें दोनों एक ही तरफ दे दिया है, ठीक है, इसमें भी विपरीत है, तो इस वजह से सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 95। करें कि उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर पता है क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा चूहा। क्यों, देखिए कह रहे हैं कि उस शब्द को चुने जो दूसरे शब्दों से भिन्न है, इसमें चूहा क्यों होगा, तो देखिए चूहा जो होता है ना वो बिल में रहता है, ठीक, एक तो ये हो गया लॉजिक। दूसरे आप ये भी कर सकते हैं, चूहा जो होता है वो सर्वाहारी होता है, लेकिन बाकी सब जितने होते हैं ना ये मांसाहारी होते हैं, एक लॉजिक ये भी हो सकता है। और देखिए आप ये कर सकते हैं कि चूहा
और मगरमच्छ और छिपकली इन को तो पैर होता है, सांप को पैर नहीं होता है, तो सांप क्यों नहीं? आप ये लॉजिक से लगा सकते हैं, लेकिन ये उतना सही नहीं है, क्योंकि जो है इसमें ज़्यादा सही है कि चूहा जो है वो बिल में रहता है। आप कहेंगे सांप भी बिल में रहता है, नहीं, सांप जो है वो बिल में नहीं रहता है। सांप चूहों की बिल में जाते हैं, चूहा पकड़ने के लिए बिल में जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सांप जो है वो बिल में रहते नहीं है, वो चूहों पकड़ने के लिए बिल में घुस जाते हैं सब। ठीक है, तो इसका आंसर ज़्यादा लॉजिकल चूहा है आपका, तो चूहा से आप जाएंगे। ठीक है, ये आपका 96 कह रहे हैं कि उस शब्द को चुने जो समूह दूसरों के समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम फल है, बाकी सब क्या है? फूल है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 97 कह रहे हैं कि उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि गेंदा फूल है, बाकी सब फल हैं। ये स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सब फल होता है, तो बाकी सब फल हैं, ये क्या है? फूल है। अब देखिए ये है आपका, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग पूरा, फिर उसके बाद देखिए ये है आपका 98। 98 क्या करें कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? देखिए इसमें इसमें आपको दिख रहा है ना, वृत्त जो है ये काट काट दिए हैं इसमें वृत्त, बाकी सब में पूरा पूरा वृत्त बनाए, इसमें काट दिए हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक हो सकता है, बाकी कोई और भी हो सकता है लॉजिक हो, लेकिन ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका 98 का डी हो जाएगा। बाकी देखिए ये है आपका 99। 99 में कह रहे हैं कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपको दिख रहा है ना कि ये विपरीत दिख रहे हैं, ये भी विपरीत दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें कहीं ऐसा नहीं सब एक ही तरफ काला कर दिए, इसमें भी देखिए विपरीत दिख रहा है, एक दूसरे की जो काला काला किए हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? तो सी वाला हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे करें कि उस आकृति के चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, तो इसमें देखिए इसमें इसमें आपका लेफ्ट साइड दिए, इसमें राइट साइड काला किए हैं, राइट साइड ऊपर। ठीक है, एक तरफ आपका लेफ्ट साइड काला है, एक तरफ राइट साइड। ठीक है, फिर इसमें इसमें लेफ्ट साइड फिर राइट साइड ऐसे किए हैं, फिर लेफ्ट फिर राइट, लेकिन इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड ही काला कर दिए, तो इस वजह से डी वाला जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, 101। अब देखिए इसमें क्या है आपका, करें कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो कितनी है इसमें वर्गों की संख्या? आप कैसे कैसे काउंट करेंगे? देखिए इसको काउंट करने का तरीका होता है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, एक ये वाला हो गया, तीन हो गया, है ना। तीन एक में बन रहा है, तो जब तीन यहाँ हो गया तो तीन इसमें भी हो गया। तीन तीन छः, तीन नौ, तीन 12, 12 तो ऐसे हो गया। अब उसके बाद ये वाला आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 13, और जब बड़ा वाला आप ले लेंगे ना ये पूरा पूरा, तो आपका कितना हो जाएगा? 14। तो इसमें कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, 14। ठीक है, 14 हो जाएंगे। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। अब इसकी दर्पण छवि क्या होगी? तो दर्पण छवि में क्या होता है ना कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो जब जब ये दिए हैं तो इसको राइट साइड है तो राइट का क्या होगा? लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, और ये लेफ्ट का राइट में जाएगा। ठीक है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब होता है ना तो केवल लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन जब आप उसको जो है जल में प्रतिबिंब बनाते हैं तब वो नीचे का ऊपर होता है, पलट जाता है, लेकिन दर्पण में क्या होता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बी वाला हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि जब इस पारदर्शी शीट को बिंदु वाली करें कि रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। तो कैसा पैटर्न निर्मित होगा? देखिए जब इसको आप मोड़ेंगे ना तो ये वाला हिस्सा तो इसी नीचे आएगा, तो ये वाला बनेगा, फिर उसके बाद ये वर्ग, बाकी तो ऑप्शन वैसे कट जा रहा है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि ऐसे जब इसको मोड़ करके इस पे करेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, केवल वर्ग तो होगा नहीं, केवल वर्ग तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा भी फिगर नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा? ए वाला। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 104। 104 में कह रहे हैं कि विपरीत सतह पर कौन सा बी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें देखिए निकालने के लिए तरीका होता है ना कि ए का विपरीत कौन होगा? ई होगा। ठीक है, सी का विपरीत कौन होगा? एफ होगा। तो बी का विपरीत कौन होगा? डी होगा। ठीक है, ऐसे होता है, एक एक छोड़ करके आपका विपरीत होता है। तो ए का विपरीत ई, सी का विपरीत एफ, और बी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये है आपका
देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या करें कि के की विपरीत कौन सा होगा, तो के के विपरीत कौन हो जाएगा। देखिए के का विपरीत कौन होगा, पी, क्योंकि एल का विपरीत कौन होगा, एन होगा, और एम का विपरीत ओ होगा, तो के का विपरीत क्या होगा, पी हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, पी हो जाएगा। ठीक है, पी हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे क्या करें कि सिर्फ पर एक होने पर करें कि संख्या पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें दो स्थितियां आपको दी गई हैं, तो क्या करें कि सिर्फ पर एक होने पर इसमें क्या आपको करना है, इसमें जब निकालना होता है ना, तो आप ऐसे लिख लेंगे, जो कॉमन है इसको आप लिख लेंगे, एक आप लिख लिए कॉमन है इन दोनों में जो कॉमन है, उसके बाद आप क्लॉक वाइज घूम जाइए, तो एक आप क्लॉक वाइज घूमेंगे, 1 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्लॉक वाइज घूमेंगे, एक एक के नीचे आप एक लिख लिए जो कॉमन है उसके, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5, क्लॉक वाइज घूमेंगे फिर 6 हो जाएगा। अब इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, तो एक का विपरीत जब कोई नहीं है ना, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 4, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ना कि इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो अगली संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे 14 14 8 कितना होता है 22 है ना, फिर 22 10 32, 32 और 12 कितना होगा 34, फिर ऐसे ही आपको जोड़ते गए हैं, तो इसमें जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका ऐसे निकल जाएगा आपका, है ना, कितना हो गया, इसको आप जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आपकी श्रृंखला चल रही है कि मतलब हो गया ना, अरे 14 8 22, 22 2 32, 32 और आप 12 कर लेंगे, फिर 14 16 ऐसे ही 18 आप जोड़ते चलेंगे, 18 इसमें जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या करें आपसे, करें कि अगली श्रृंखला क्या होगी यहाँ पे, है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए 6 है ना, फिर उसके बाद 96 हो रहा है, यानी कि 90 जुड़ा है, इसमें 90 जुड़ा, फिर 90 के बाद आपका कितना जुड़ा है, देखिए इसमें आप जुड़ेंगे तो 100 जुड़ा है। ठीक है, फिर 100 के बाद 110 जुड़ा है, फिर 110 के बाद 120 आप जोड़ेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या करें कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 8 है, तो 8 3 24, 24 3 72, तो 72 के यहाँ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 के यहाँ आप करेंगे 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये है आपका 110, 110 में क्या करें आपसे कि 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक जो है सिर्फ 20वीं है, तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी। अब इसको आपको निकालने के लिए ना सीधे आप इतना कर लीजिए, करें कि देखिए एक एक फार्मूला होता है इसका सिंपल सा, फार्मूला की भी हालांकि कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना, मान लीजिए 50 छात्र हैं टोटल, तो कह रहे हैं कि ऊपर से आपकी कितनी है, कह रहे हैं कि दीपक की रैंक 20वीं है, ऊपर से आपकी 20वीं है, तो नीचे बचे आपके 30, तो इसकी जब नीचे से पूछेंगे ना तो ये आपका कितना हो जाएगी 31वीं हो जाएगी, 31वीं। लेकिन इसकी फार्मूला होता है L+R-1 इज इक्वल टू टी, है ना, इसी पर आप रख दीजिए, तो आपका कितना है 50 हो गए, और एक तरफ से आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए एक 20 हो गया, और +R-1 इज इक्वल टू आप कितना हो गया आपका 50 हो गया, है ना। तो अब इसको आप कर देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 19 हो गया ना, तो 19 इसमें घटा देंगे, तो आप 19 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 - 1 3 31, तो 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है L+R-1 इज इक्वल टू टी, है ना, उसी पर आप रख दीजिए। अब देखिए तो हो गया आपका 31। अब ये आपसे कह रहे हैं कि 111 कह रहे हैं, 111 में करें कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। तो अब देखिए इसको आप फिगर बना लिख करें कि यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो क्या करना है इसमें भाई, कुछ तो नहीं करना है। देखिए ऐसे है आपका, है ना, करें कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो है वो बाएं से आपके कहाँ पे है, रवि रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है रवि। फिर क्या करें आपसे, और प्रवीण दाएं छोर से, प्रवीण जो है प्रवीण, ये आपका प्रवीण हो गया,
तो ये क्या करें कि प्रवीण दाएं छोर फिर 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। फिर क्या करें, यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं, इनके बीच में 7 लड़के हैं, तो करें पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 और 19 कितना हो जाएगा 12, 12 तो 22 माइनस 1 21 है ना, तो 21 हो जाएंगे, 21 इसका आंसर हो जाएगा, हो गया ना 21। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे क्या करें कि एक कक्षा में रोजा फिर से चौथे स्थान पर है, ठीक है, फिर करें और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो करें कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसको भी आप लगा लीजिए वैसे ही। क्या करिए, देखिए एक ही है ना, तो एक ही जो व्यक्ति का होता है तो आप उसी पर रख लीजिए L + R - 1 = T। तो क्या करें कि रोजा फिर से चौथे स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, एक तरफ फिर चौथा है और फिर क्या करें कि और नीचे से 26वें स्थान पर 26 - 1 = T। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 26 4 30 - 1 यानी 29, तो 29 इसका आंसर आएगा, है ना। देखिए 29 है ना, ये आपका हो गया, 29 आपका आंसर हो गया, 29 आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 113। 113 में आपसे क्या करें कि यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा वार होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए 1 अगस्त को बुधवार है ना, तो इसको देखिए सिंपल सा है कि 1 अगस्त को बुधवार, तो 1 अगस्त को अगर बुधवार है, 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त को अगर बुधवार है तो इसमें आप 7 जोड़ेंगे, इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो यानी 8 को भी बुधवार होगा, 8 को भी, फिर इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 को भी होगा, फिर 15 7 22 को भी बुधवार होगा, है ना, 22 को होगा, फिर 22 7 29 को बुधवार होगा, तो 29 को आपका बुधवार हो गया, 29 को आपका बुधवार हो गया। तो जब 29 को आपका बुधवार हो गया तो 30 को आपका क्या होगा, 30 को आपका बुध के बाद बृहस्पति, फिर 31 को क्या होगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, तो फिर 1 को क्या हो जाएगा, 1 को आपका शनिवार हो जाएगा, है ना, 1 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार यहाँ पे आंसर है ना, तो ये आपका शनिवार आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, करें कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, करें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपने जीवन पर लिखी गई स्वयं पर कथा आपकी आत्मकथा होती है, ठीक है, आत्मकथा। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में आपका क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में कर रहे हैं कि अन्न और अन्य शब्द युग में सही अर्थभेद। तो अन्न मतलब क्या होता है अनाज, और अन्य मतलब क्या होता है दूसरा, तो क्या हो जाएगा अनाज और दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया, ये आपका 116। 116 में आपसे क्या करें कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या होगा, निर्गुण में उपसर्ग क्या होगा, तो निर्गुण का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, तो क्या होगा निधन गुण होता है निर्गुण, तो इसको आप निकाल लेंगे तो इसमें निर आएगा, निर, ठीक है, निर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 117। 117 में करें कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो खिलौना का मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द खिल है भाई, खिल, खिल में औना जोड़ने पर, औना प्रत्यय लगाने पर तब ये बना है खिलौना, ठीक है, औना प्रत्यय लगाने पे मूल शब्द आपका खिल है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 118। इसमें करें कि स्वरफंदी में किसका मेल होता है, तो किसका होता है स्वरफंदी में, स्वरफंदी में स्वरों का मेल होता है, स्वरफंदी में किसका मेल होगा, स्वरों का मेल होगा स्वरफंदी में। अब देखिए स्वरफंदी होती कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार की, कौन कौन सी, जैसे गुणफंदी, दीर्घफंदी, वृद्धिफंदी, ठीक है, और कौन याणफंदी, अयाजफंदी, ये सब की कौन सा है स्वरफंदी के उदाहरण है। अब देखिए उसमें स्वरों का मेल होता है ना, जैसे विद्यादानालय तो और मिल करके आ बनता है ना स्वर, तो स्वरों का मेल से बनती है जो स्वरफंदी होती है। अब ये देखिए ये है आपका 119। 119 में क्या कर रहे हैं आपसे कि जैसे उन्होंने कहाँ जाना है, तो इसमें कह रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, देखिए उन्होंने थोड़ी होगा, उन्हें कहाँ जाना है, तो इसमें सर्वनाम संबंधी शुद्धि, क्यों, क्योंकि उन्होंने मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है संज्ञा होता है, और जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं, तो उन्होंने जो प्रयोग किया गया वो संज्ञा के स्थान किया गया यानी कि वो सर्वनाम है, ठीक है, तो जो सर्वनाम है तो सर्वनाम संबंधी शुद्धि है भाई, उन्होंने थोड़ी होगा,
उन्हें होना चाहिए, ठीक है। उन्हें कहाँ जाना है, तो सर्वनाम समुद्री अशुद्धि। फिर उसके बाद देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 120। 120 में आपसे क्या करना है, करें कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो क्या होगा, समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह होगा। समास विच्छेद थोड़ी होता है, संधि विच्छेद होता है ना। तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या करें कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अच्छा, एक बार ये पीसीएस में नहीं, इसी यूपीपी में एक बार क्वेश्चन पूछे थे ना कि जो वाच्य होता है आपका कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा गया था यूपीपी में कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में करें कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे आपका और हो गया, एवं हो गया, है ना, अतएव हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। इस तरीके के जितने हैं इन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब अव्यय कहलाते हैं, ठीक है, अव्यय। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे क्या कर रहे हैं, देखिए, ये आपका ना क्वेश्चन नंबर 123। इसमें आपसे क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तो आपको जान ही रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 आपका है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर, तो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। अब देखिए, ये है आपका 125। 125 में क्या करें कि एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या होगा, एक पंथ दो काज मतलब होता है कि एक ही काम से दो लाभ होना, है ना। एक पंथ दो काज का मतलब एक ही काम से दो लाभ होना होता है। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 126। 126 में ऐसे क्या करें हाफ रफ का अस्थाई भाव। हाफ रफ का अस्थाई भाव क्या होता है, हाफ होता है ना। हाफ रफ का अस्थाई भाव हाफ होता है। रति किसका होता है, श्रृंगार रफ का अस्थाई भाव रति होता है ना। रति मतलब प्रेम, तो श्रृंगार रफ का अस्थाई भाव होता है। और देखिए, रौद्र जो होता है, रौद्र रफ होता है, रौद्र रफ का जो है अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होगा, रौद्र रफ, ठीक है। और जो विभत्स है ये भी रफ होता है, विभत्स रफ, इसका होता है अस्थाई भाव जुगुप्सा, घृणा, ठीक है, निंदा, ये सब होता है, जुगुप्सा, घृणा उड़ा, इसका अस्थाई भाव विभत्स रफ का। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 127। 127 करें कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं कुंडलियां में 6 चरण होते हैं, है ना, सिंपल सा है। अब देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 128। करें कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार होती है। वर्णों की एक से अधिक बार जो आवृत्ति होती है वो आपका अनुप्रास अलंकार में होता है, ठीक है। उपमा अलंकार में आपको जो है उपमा उपमा दी जाती है। इसमें फम, सदृश, इस तरीके की एक तरफ तुलना की जाती है उपमा में कि मतलब आपका उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है ना। तो आपको उपमा दे रहे हैं ना कि राम का जो मुख है वो कमल के समान सुंदर है। तो इसमें आपको जैसे फम, फा, फी, प्रदिश, इस तरीके का मतलब जो तुल्यता सूचक शब्द इसमें देखने को मिलते हैं, आपके उपमा वाले में हो गए। फिर जैसे रूपक क्या होता है, रूपक में आपको होता है कि रूपक में ना आपको ज़्यादातर वाचक पद का लोप देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उपमेय का उपमान का रूप दे दिया जाता है, उपमेय का उपमान का रूप दे दिया जाता है उपमेय को, ठीक है। तो ये आपका जैसे रूपक होता है। ये आपका फ्लेफ जो होता है, फ्लेफ में आपका होता है कि जैसे फ्लेफ का मतलब क्या होता है, फ्लेफ का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं ना तो वहाँ पे आपका फ्लेफ होता है। फ्लेफ का मतलब ये होता है चिपका हुआ। जैसे आपका रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब फून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना, ये फ्लेफ का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो पानी शब्द है ना, पानी का 3 अर्थ निकलता है। तो इसलिए एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लेफ होता है। देखिए, यहाँ पे आप कर रहे हैं 129 में कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, वर्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण होगा, वर्ण। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे क्या करें कि तपस्विनी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो तपस्विनी का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका देखिए, जो तपस्वी इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी होगा, तपस्वी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग बनाएंगे आप तो क्या होगा, तपस्विनी होगा। ये आपका
क्वेश्चन नंबर 131 में कर रहे हैं कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो आचार्य होगा। ठीक है, आचार्य का होगा। अब देखिए ये है आपका 132 में कह रहे हैं कि पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या होगा, एक वचन। भाई एक ही तो पुस्तक है, तो जब एक ही पुस्तक है तो क्या होगा आपका एक वचन होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे कर रहे हैं 133 में कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, करें कि किस कारक का प्रयोग है, तो शिक्षक ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्ता ने यानी शिक्षक ने ना, कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना आपका, तो कर्ता कारक ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, तो आपका कर्ता कारक है शिक्षक। ठीक है, अगर विभक्ति से न भी जाए तभी आप निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 134 में आपसे क्या करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है कौन सा, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, इसके 3 भेद होते हैं। कौन से, एक तो होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है उसमें आपका मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में आपका तू तुम आप आता है, अन्य पुरुष में ये वह वे आता है। जैसे कहने का मतलब जो उत्तम पुरुष होता है ना, वो जो वक्ता होता है वो आपका उत्तम पुरुष होता है, जो श्रोता होता है सुनने वाला होता है ना, वो आपका मध्यम पुरुष होता है, और जो अन्य तीसरे बात के बारे में जिसमें बात की जाती है वो आपका अन्य पुरुष में आ जाता है, इस तरीके से। और कभी आपसे पूछ दें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, सर्वनामों की संख्या जो है वो 11 होती है, लेकिन उनकी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये आपका कह रहे हैं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन, एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है सार्वनामिक विशेषण या फिर जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, और होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण होता है ना उसके कुल मिला के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक और संख्यावाचक और फिर परिमाणवाचक, तो कुल 4 भेद होते हैं विशेषण के। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में आपसे क्या कर रहे हैं, हल्का देखिए ये आपका ना 136 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं, इसमें देखिए नमक क्या है, संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। बाकी सब विशेषण बनाया गया ना, जैसे पत्थर, तो पत्थर से पत्थरीला बनाया गया है ना। नमक आपका संज्ञा शब्द होगा, तो नमक से नमकीन बनाया गया है। बर्फ से आपका बर्फीला बनाया गया है, तो ये सब विशेषण बनाया गया है। लेकिन नमक जो है ये आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये विशेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 137 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 137 में आपसे कह रहे हैं कि देखिए करें कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो भाई क्या कहेंगे, क्रिया। ठीक है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को, तो क्रिया। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, करें निम्न में से क्या मतलब काल कहलाता है, तो क्या करें कि क्रिया के घटित होने का समय, ये तो सिंपल ही है, क्रिया के घटित होने का जो समय है वही तो काल कहलाता है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 139 में आपसे क्या कर रहे हैं, 139 में करें कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपके क्या कहलाएंगे, तत्सम। और जो परिवर्तित होकर के आए हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन होकर आए हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जो ज्यों का त्यों आ गए हैं वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, देशज होता है कि जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं है उसे हम देशज कहते हैं। विदेशज में आप लोग जानते हैं, जैसे बहुत सारे तुर्की, अरबी और मतलब चीनी जापानी शब्द आपके विदेशी में बहुत से आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए ये आपका तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गए हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। ये आपका 140 में करें कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है, माथा आपका तद्भव है। देखिए तत्सम क्यों, देखिए इस तरीके को जो ग्राम में आपके ये लगा है ना, ग्राम आधार,
तो इस तरीके का अगर मिल जाए ना तो ज़्यादातर आपका तत्व में जाता है। अफ्रू ये वाला जो फ मिल जाए, ठीक है, उड़ंत और र मिल जाए तो ज़्यादातर आपका तत्व में जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माथा आपका तद्भव हो जाएगा। यानी जो तत्फम होता है ना वो ज़्यादातर कठिन शब्द होते हैं, तत्फम वाले संस्कृत के शब्द हैं तो इसलिए ज़्यादातर कठिन होते हैं। तो इसलिए लोगों ने उनको आसान भाषा में जो बोलना शुरू कर दिया, वो कठिन शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में, तो आपके तद्भव हो गए, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग दैनिक जीवन में तद्भव शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, तो जो सिंपल होते हैं थोड़ा तद्भव वाले। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 141। 141 में क्या कर रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहलाएंगे, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 142, कह रहे हैं कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा एक तरफ से, और अनुज का मतलब छोटा, छोटा भाई अनुज, है ना। और देखिए अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्म लिया हो उसे हम अग्रज कहते हैं। अनुज का मतलब जो बाद में जन्म लिया हो उसे हम अनुज कहते हैं, है ना। अब देखिए ये है आपका 143। 143 में क्या करें कि धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब क्या होता है, अर्थ। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी हो गई, इकानमी इतनी हो गई, ठीक है, इतनी इकानमी बढ़ रही, तो मतलब इकोनॉमी तो अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी यानी अर्थ। अर्थ मतलब क्या, पैसा यानी धन। तो क्या हो जाएगा, धन का मतलब क्या होगा, अर्थ से हो जाएगा। इसमें आप कह रहे हैं कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, देखिए उर्वशी जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये बहुत ही चर्चित है क्योंकि इसके लिए ना उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी को, उर्वशी के लिए। और देखिए ये है आपका पूरा गद्यांश। तो एक बार आप लोग गद्यांश देख लीजिए, और जब भी पेपर में करना रहे ना तो एक बार आप लोग गद्यांश को थोड़ा पढ़ जरूर लिया करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते नहीं हैं फिर क्वेश्चन फिर देख के आप करने लगेंगे तो क्या होगा कि आपका जो शीर्षक वो पूछेंगे ना, आप शीर्षक कभी कभी तो गलत कर देते हैं। इसलिए आप लोग एक बार थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लिया करिए, उसके बाद क्वेश्चन किया करिए, तब ज़्यादा फेर है, क्योंकि तब शीर्षक जो होता है वो आप जल्दी गलत नहीं करेंगे। और फिर ये सिंपल भी होते हैं गद्यांश क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पढ़ करके थोड़ा समय दे लेना इस पर ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन गलत होगा तो अच्छी बात नहीं है। 5 क्वेश्चन बहुत ही ये फ्री के होते हैं एक तरह से गद्यांश के। तो एक बार आप लोग गद्यांश देख लीजिए, ये पूरा, ये आपका पूरा गद्यांश है, और इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसी गद्यांश से। तो आपसे क्या करें कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, तो इसका ये वाला आंसर था, है ना। जब अगर आप लोग इसे करेंगे, फिर इसमें करें कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के मतलब कारण, तो क्या होगा कि व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो इसी गद्यांश में से आपको ये सब मिल जाएगा, गद्यांश आप पढ़ेंगे तो। फिर उसके बाद देखिए ये पूछा गया था कि मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं, तो क्या है इस गद्यांश में दिया होगा कि दुखद भी है, ठीक है। और देखिए ये है आपका 148, करें कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग सावधानी बरतने क्या होगा, तो लाभ होगा, इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं इसके बारे में लाभ, है ना। अब देखिए गद्यांश से ही ये सब क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे शीर्षक पूछा ना, तो अगर आप थोड़ा सा गद्यांश पढ़े रहेंगे तो शीर्षक आसानी से आप कर जाएंगे। देखिए करें कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। अब देखिए शीर्षक जो होता है ना वो आप ऐसे नहीं डालेंगे कि फ़ोन के लाभ, इस तरह के शीर्षक नहीं होता। शीर्षक का मतलब कि किसके बारे में आप बता रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में आप बता रहे हैं ना, पूरा जिक्र है, किसके बारे में जिक्र है, मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरा जिक्र किया गया है, तो मोबाइल फ़ोन इसका मेन रूप से शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन उसका हानि या ये सब शीर्षक नहीं डालेंगे, ज़्यादातर किसके बारे में चर्चा की गई है वही आपका शीर्षक होता है, टाइटल होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरा जिक्र किया गया तो उसका शीर्षक हो जाएगा, है ना। ये है आपका 150। 150 है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की कौन सी है, निहारिका। निहारिका जो है ये महादेवी वर्मा की है। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत ना। और ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। कैसे याद होगा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, क्योंकि प्रिय प्रवास है ना। तो देखिए अयोध्या, अयोध्या का संबंध भगवान राम से है, तो भगवान राम की प्रिय कौन थी, भगवान राम की प्रिय थी सीता माता, है ना। और सीता माता को भी प्रवास मतलब वनवास हुआ था ना, एक तरफ वन में वो भी गए थे यानी प्रवास हुआ था, ऐसे आप कर लीजिए कि उनको भी प्रवास हुआ था ना, वो भगवान राम की प्रिय थी यानी प्रिय प्रवास, प्रवास है ना। और अयोध्या तो अयोध्या भगवान राम, तो इसे करके आप रिलेट कर लिए, कुछ ना कुछ टीका बना लेंगे ना, जल्दी भूलेगा नहीं। तो ये हो गया आपका पूरा 150 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। और अभी भी हमारे पास 3 सेट और बचा हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन पेपरों को भी हम आप लोगों को दे दें, और अब कोशिश करेंगे कि हम मतलब ना केवल आंसर पहले दे दें, फिर उसके बाद एक एक को मतलब कभी हिंदी वाला, फिर जो मैथ वाला, रीजनिंग वाला, अलग अलग पार्ट में उनका दे दें, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जा रहा है। तो कोशिश करेंगे कि एक बार पहले आंसर की उन सब का दे दें, फिर अलग अलग हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आगे कभी वीडियो हम दे पाएँ आप लोगों को। इधर हमारा भी एग्जाम है ना, कई ठो सीटेट का एग्जाम है, आर की एग्जाम है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो कम बना पाते हैं। उसमें हमारा बीएड का सेमेस्टर का एग्जाम है, बीएड भी हम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसका भी एग्जाम है। बाकी हम रहने वाले आजमगढ़ के हैं, प्रयागराज में हम भी कंपटीशन की तैयारी ही करते हैं। हमारा पुलिस का एग्जाम हमें भी देना है, तो इस वजह से थोड़ा बिजी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम वीडियो आगे भी बनाने का, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी व्यू हमारा मतलब गया है वीडियो पे, तो सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं पहले से, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है देख करके कि यहाँ इतना व्यू जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आगे भी, अगर आप लोगों का ऐसे ही मतलब प्यार मिलेगा तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।